फिल्म की शुरुआत 2019 के एक सीन से होती है जहां कुछ लोगों को शोषण के लिए श्रीलंका लाया जाता है। वहीं श्रीलंकाई सेना को एक छिपा हुआ खजाना मिलता है। यही हमें फिल्म का मुख्य विलेन रणबीर दिखाया जाता है। उसके साथ उसका छोटा भाई और उसके दो साथी होते हैं। बहुत मेहनत और लड़ाई के बाद वे उस छिपे हुए खजाने तक पहुंच जाते हैं। रणबीर कहता है, अगर हम ये खजाना इन्हें दे देंगे तो हमें पूरी जिंदगी दिहाड़ी मजदूर बनकर ही जीना पड़ेगा। यही सोचकर रणबीर और उसका भाई वहाँ की सेना से लड़ाई छेड़ देते हैं और कई सैनिकों को मार डालते हैं। वे अपने हथियार निकालते हैं और सेना पर हमला कर देते हैं। खजाना लेकर वे नदी पार करते हैं और भारत आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश पहुंचकर वे सोने के बक्सों को छुपा देते हैं, लेकिन तभी वहां की पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। थाने में पूछताछ के बाद पता चलता है कि वे श्रीलंकाई है। रणबीर समझ जाता है कि इन पुलिस वालों को पैसे से खरीदा जा सकता है। वह खजाने में से कुछ सोना उन्हें देता है और कहता है कि उन्हें भारतीय नागरिक बना दिया जाए और रहने का इंतजाम कर दिया जाए। पुलिस रिश्वत लेकर उन्हें भारतीय नागरिक बना देती है और उनके रहने का इंतजाम भी कर देती है। इसके बाद रणबीर अपने भाइयों के साथ उसी इलाके में रहने लगता है। धीरे धीरे उनका डर और दबदबा बढ़ने लगता है। वे आसपास के करीब 30 गांवों पर कब्जा कर लेते हैं। जो भी रणबीर के खिलाफ खड़ा होता उसे मार दिया जाता। उनकी बेरहमी की वजह से पूरा इलाका उनसे डरने लगता है। धीरे धीरे रणबीर वहां अपना पूरा राज जमा लेता है। वह जरूरतमंद बच्चों को पैसे देता, नशे के आदी लोगों को ड्रग्स देता और अपने गिरोह में शामिल होने वालों को साइकिल तोहफे में देता है। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री के पास एक पार्सल आता है। उनके अधिकारी उसे देखते हैं और राष्ट्रपति वसुंधरा से उसे देखने को कहते हैं। जब वह डिब्बा खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ लोगों की कटी हुई उंगलियां और एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में एक छोटा बच्चा लिखता है कि वह और उसके गांव वाले बहुत बड़े खतरे में है। उसने अपनी किताबों में पढ़ा है कि राष्ट्रपति देश के सबसे ताकतवर इंसान होते हैं और वे जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए वह उन्हें ये चिट्ठी लिख रहा है। वह राष्ट्रपति से गुजारिश करता है कि वे जल्दी से जल्दी उनके गांव आए। बच्चा यह भी लिखता है कि गांव वाले खतरे की गंभीरता दिखाने के लिए अपनी उंगलियां खुद काट चुके हैं। अगर फिर भी उनकी मदद नहीं की गई तो वे अपने सिर काटकर भेज देंगे। यह सब पढ़कर राष्ट्रपति को हालात की भयावता का अंदाजा हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उस इलाके की पुलिस और नेता किसी की मदद नहीं कर रहे। तभी लोगों को सीधे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी पड़ी। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। राष्ट्रपति तय करते हैं कि वे अपनी विशेष टीम से एक सीबी अधिकारी को वहां भेजेंगे। वे सीबी के एक सीनियर अधिकारी को बुलाते हैं जिसने पहले भी कई बड़े केस संभाले हैं। उसका नाम सत्यजीत मूर्ति होता है। राष्ट्रपति उसे खास अधिकार देते हैं और कहते हैं कि वह खुद जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है और सीधे उन्हें रिपोर्ट करे। सत्यजीत मूर्ति सब समझकर उस गांव के लिए रवाना हो जाता है। जब टीम गांव पहुंचती है तो देखा जाता है कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखते समय अपनी उंगलियां काटी थी, अब उनके गले भी काटे जा चुके हैं। उस वक्त वहाँ एक पुलिस अफसर भी मौजूद होता है। हाल ही में भर्ती हुई एक महिला पुलिस अधिकारी जिसका नाम वीरियात होता है, इन हत्याओं की जांच शुरू करती है। वह गाँव वालों से पूछताछ करती है, लेकिन डर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी लाशों की पहचान तक नहीं बताता। फिर एक समय ऐसा आता है जब गांव की औरतें अपने आंसू रोक नहीं पाती और अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखकर रोने लगती है। तभी एक छोटा बच्चा चिल्लाकर कहता है कि रणबीर ने उन सबको मारा है। यह सुनते ही वीरियात रणबीर को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि वे रणबीर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो कई लोग डर जाते हैं। विजय सबको समझाता है और कहता है, डरो मत, अपना फर्ज निभाओ। तभी एक कांस्टेबल बोलता है, फर्ज से पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। इतना कहकर ज्यादातर कांस्टेबल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ महिला पुलिस अधिकारी विजय के साथ रुक जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। विजय और महिला पुलिस अधिकारी रणबीर के घर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही उसके गुंडों की पिटाई शुरू हो जाती है। तभी रणबीर की पत्नी बाहर निकलती है जिसका नाम भारती होता है। जैसे ही भारती को पता चलता है कि पुलिस उसके पति को पकड़ने आई है, वह अपने गुंडों के साथ मिलकर पुलिस वालों को पीटना शुरू कर देती है और उन्हें बेइज्जत करती है। जान बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मी एक गुप्त कमरे में छुप जाती है। भारती उन्हें रणबीर और उसके पूरे साम्राज्य के बारे में डराने की कोशिश करती है। पुलिस वाले पूरी तरह टूट जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि कोई उन्हें यहाँ से बचा ले। कुछ पुलिसकर्मी तो रो भी पड़ते हैं। इसके बाद फिल्म का असली हीरो दिखाया जाता है। उसका नाम जाट होता है। वह असल में एक घुमक्कड़ किस्म का इंसान होता है। उसे घूमना फिरना पसंद होता है, इसलिए वह ट्रेन से सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में ट्रेन खराब हो जाती है और आंध्र प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर रुक जाती है। उसे बहुत भूख लगी होती है। आसपास पूछने पर उसे पता चलता है कि थोड़ी दूर एक छोटी सी दुकान है। वह वहां जाकर खाना खाने लगता है। तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। वे बूढ़े दुकानदार का ध्यान भटकाते हैं और अंदर घुसते ही जाट की प्लेट नीचे गिरा देते हैं। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। जाट को थोड़ा गुस्सा आता है। वह उठकर उनसे कहता है, भाई, मैं आराम से खाना खा रहा था और तुमने मेरा खाना नीचे गिरा दिया, तो अब मुझसे माफी मांगो। इतना सुनते ही वो गुंडे हंस
हंसने लगे। बोले तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें पता भी है तुम किससे क्या मांग रहे हो। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, उल्टा जाट को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बस फिर क्या था, जाट को गुस्सा आ गया और उसने उन सबको पीटना शुरू कर दिया। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि सब डर कर भाग खड़े हुए। भागते भागते उनमें से एक बोला, तुम मुझे मार रहे हो, पता है मैं किसका आदमी हूँ? अगर मेरे भाई को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा दफना देगा। जाट ने आराम से कहा, ठीक है, मतलब तुम्हारा भाई मुझसे माफी मांगेगा, चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। इतना कहकर जाट उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे राम के घर ले जाता है जो इन गुंडों का सरकना होता है। राम इस इलाके का बड़ा नेता होता है और यहाँ उसका अच्छा खासा दबदबा होता है। जाट जब उसके घर में घुसता है तो देखता है कि राम कहीं जाते वक्त पैसों से भरा एक बक्सा लेकर निकल रहा था, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता। जाट सीधे राम से कहता है, तुम्हारे लोगों ने मेरा खाना नीचे गिरा दिया, मैंने उनसे माफी मांगने को कहा तो उन्होंने मुझे पीटा और तुम्हारा नाम लिया, तो अब तुम मुझसे माफी मांग लो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यह सुनकर राम भी उन्हीं की तरह हंसने लगता है और अपने गुंडों से कहता है कि इसे पीट दो। अब जाट को सच में गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ मौजूद सब गुंडों को पीट देता है और फिर राम की भी धुनाई कर देता है। पिटने के बाद राम कहता है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्या तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है? उसका नाम सुमलू है। जाट कहता है, ठीक है, चलो तुम्हारे बॉस के पास चलते हैं, और वह राम को लेकर उसके बॉस के पास चला जाता है। सुमलू एक सरकारी दफ्तर में बैठा होता है। हालांकि उस दिन छुट्टी होती है, फिर भी वह अधिकारियों को जबरदस्ती बुलाकर दफ्तर खुलवाए हुए होता है और लोगों के गलत गलत कागज बनवा रहा होता है। जो अधिकारी उसकी बात नहीं मानते वह उन्हें पीटता है। जाट राम को लेकर वही पहुंचता है। वह सुमलू को सारी बात बताता है। जाट की बातें सुनकर सुमलू भी हंसने लगता है और दूसरों की तरह उसे पीटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जाट गुस्से में आ जाता है और सुमलू समेत वहां मौजूद सबको पीट देता है। पिटने के बाद सुमलू अपने भाई का नाम लेता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं मेरा भाई कौन है? अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है तो वह तुम्हारा गला काट देगा। जाट कहता है, ठीक है, चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। तभी पता चलता है कि सुमलू रणबीर का छोटा भाई है। जाट सुमलू को लेकर सीधे रणबीर के घर पहुंच जाता है। रणबीर के सामने जाकर वह सारी बात बता देता है। हैरानी की बात यह होती है कि रणबीर बिना कोई ड्रामा किए सीधे जाट से माफी मांग लेता है। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। जाट खुश होकर कहता है, लव यू सर, और यह कहकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह देखता है कि कुछ लोगों की वर्दी फटी हुई है। ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ये पुलिस वालों की वर्दियां है। अब जाट को एक एक करके सारी बातें याद आने लगती है। पहले राम के घर में पैसों के बक्से, फिर सुमलू का सरकारी दफ्तर में काले काम करना। उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है और पुलिस वाले फंसे हुए हैं। रणबीर जाट से कहता है, तुम माफी मांगने आए थे, मैंने माफी मांग ली, अब तुम चले जाओ। लेकिन जाट समझ चुका होता है कि पुलिस वाले इसी घर में कई कैद है। वह उन्हें ढूंढने लगता है। तभी रणबीर के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। जाट उन्हें भी पीटना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे वो महिला पुलिस अधिकारी मिल जाती है। वह उन्हें उनके कपड़े लौटा देता है। वे कपड़े पहनकर बाहर आती है। अब जाट और वो पुलिस अधिकारी बाहर निकलते हैं। रणबीर की पत्नी कहती है, इस तरह टकराने की कोई जरूरत नहीं है। रणबीर कहता है, तुम इन लड़कियों के साथ यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस घर से निकलने के बाद हर कदम पर रणबीर मिलेगा। शाम तक तुम सब वापस यहीं आओगी और अपनी जान की भीख मांगोगी, क्योंकि ये पूरा इलाका रणबीर का है, ये साम्राज्य मैंने 9 किलोमीटर में 9 लाशों पर खड़ा किया है। लेकिन जाट उसकी बातों को अनसुना करके महिला पुलिस अधिकारियों के साथ वहां से चला जाता है। जाट के जाते ही रणबीर की माँ उससे कहती है, उसने तुम्हारे छोटे भाई को मार डाला, फिर तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? रणबीर कहता है, मैंने उसे छोड़ा नहीं है, उसने मेरे भाई को सबके सामने मारा है। अगर मैं उसे इस कमरे में मार देता तो दुनिया को कुछ पता नहीं चलता। पहले मैं उसे घुटनों पर लाऊंगा, फिर सबके सामने उसका गला काटूंगा, ताकि पूरी दुनिया देखे कि रणबीर के भाई को छूने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि रणबीर तो अपने 2 छोटे भाइयों के साथ आया था, फिर उसकी माँ और पत्नी कहां से आई? दरअसल जब रणबीर अपना दबदबा बढ़ा रहा था तब वह अपनी माँ को श्रीलंका से लेकर आया था। रणबीर अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आता है और धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य फैला लेता है। जब महिला पुलिस कर्मियों को वहां से निकाला जा रहा होता है तभी रणबीर के आदमी उन पर फिर से हमला कर देते हैं। काफी लड़ाई के बाद जाट उन्हें वहां से बचा लेता है, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो जाती है। जाट उसे इलाज के लिए लेकर गांव में जाता है, लेकिन वह गांव तो श्मशान घाट जैसा सुनसान पड़ा होता है, वहां कोई इंसान तक नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद उस घायल महिला को बहुत प्यास लगती है, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत पानी लेकर आती है, लेकिन अफसोस पानी पीने से पहले ही उस महिला पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। यह देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। इसके बाद जाट लक्ष्मी से पूछता है, यहाँ असल में चल क्या रहा है? तुम रणबीर को पकड़ने क्यों गई थी और इस गांव की
हालत ऐसी क्यों है? तब लक्ष्मी बताती है, रणबीर इस इलाके का सबसे बड़ा आतंक है। उसने आसपास के 30 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ लोगों को मारना उसके लिए चिड़िया मारने जैसा है। कुछ दिन पहले ही उसने 10-20 लोगों के सिर कटवा दिए थे। मैं उन लोगों से वादा करके गई थी कि उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, इसीलिए मैं रणबीर को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने हमें इस हालत में डाल दिया। यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। असल में रणबीर अचानक लोगों को इसलिए नहीं मार रहा था। उसका असली मकसद इस पूरे इलाके पर कब्जा करना था, क्योंकि एक स्विस बिजनेसमैन परमाणु बम बनाने के धंधे में है और उसके लिए यूरेनियम बहुत जरूरी होता है। लेकिन पूरी दुनिया में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है, इसलिए उन्होंने थोरियम को उसका दूसरा विकल्प चुना। उन्हें सैटेलाइट से पता चला कि इस प्रांत की जमीन के नीचे थोरियम मौजूद है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क किया और कहा, आपके इलाके में थोरियम हो सकता है, लेकिन भारत सरकार खुदाई की इजाजत नहीं देगी, इसलिए अगर आप हमें ये जमीन दिला दें तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मंत्री लालच में आ जाता है और रणबीर को इस जमीन पर कब्जा कराने का काम सौंप दिया जाता है। रणबीर को 25,000 करोड़ रुपए का ऑफर मिलता है। इतनी बड़ी रकम सुनते ही वह गांव-गांव घूमने लगता है। जो लोग अपनी जमीन बेच देते हैं उनसे वह खरीद लेता है, और जो मना करते हैं उन्हें बेरहमी से सताता है और मरवा देता है। इस तरह कई गांव श्मशान घाट में बदल जाते हैं। उसने लोगों को जबरदस्ती वहां से भगा दिया था। मारे गए लोगों के नाम से फर्जी कागज बनाए जा रहे थे, और वही बच्चे जिसे शुरुआत में हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते देखा था, उन पीड़ित लोगों की तरफ से उंगलियां काटकर भेज रहा था, ताकि रणबीर उनके फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यह सब सुनकर जाट और लक्ष्मी हैरान रह जाते हैं। जाट वादा करता है कि वह इन लोगों को आजाद कराएगा। इसके बाद वे सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, रणबीर और उसके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि शिकायत रणबीर और उसके भाई के खिलाफ है, वे हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जाट उन्हें बताता है कि उसने कैसे रणबीर से माफी मंगवाई थी। कुछ पुलिस वाले डर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी लक्ष्मी और बाकी महिला पुलिसकर्मी वहां आती है और पुलिस वाले उन पर भी हंसने लगते हैं। यह सब देखकर जाट का खून खौल जाता है। पुलिस वाले उसे रोकते हैं और उल्टा उसे ही पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सुमरू रणबीर को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाता है। जाट के बारे में सुनते ही सुमरू वहां पहुंच जाता है और आते ही जाट पर हमला कर देता है, लेकिन जाट अपनी पूरी ताकत लगाकर हथकड़ियां तोड़ देता है और सबको पीट देता है। वह रणबीर के भाई और कुछ पुलिस वालों को मार देता है और महिला पुलिस कर्मियों के साथ वहां से भाग निकलता है। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही रणबीर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह जाट को मारने की कसम खा लेता है। इधर कहानी के बीच बीच में सीबी अफसर सत्यजीत मूर्ति को दिखाया जाता है। वह पूरे इलाके में घूमकर हालात देख रहा होता है। मंत्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह रणबीर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर चुका होता है। उसे पता चलता है कि रणबीर पहले श्रीलंका में एक आतंकवादी था। उसका वहाँ एक गिरोह था। श्रीलंकाई सेना ने उसके ज्यादातर साथियों को मार दिया था और उसे पकड़कर मजदूरी करवाने लगी थी। बाद में उसने मौका देखकर भारत में कदम रखा और यहाँ अपना आतंक फैला दिया। सत्यजीत को समझ आ जाता है कि ये मामला बहुत बड़ा है और न वह अकेले कुछ कर सकता है, न पुलिस के साथ मिलकर। इसलिए वह सेना को बुलाने का फैसला करता है, लेकिन सेना बताती है कि उन्हें वहाँ पहुँचने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। सत्यजीत कहता है कि इतना वक्त नहीं है, रणबीर को जल्दी पकड़ना होगा। तब सेना बताती है कि उनका एक जवान पहले से ही उसी इलाके में मौजूद है। सत्यजीत कहता है, रणबीर कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, एक आदमी क्या कर लेगा। तब सेना कहती है, आपके पास ही एक ऐसा सिपाही है जो आज तक किसी मिशन में फेल नहीं हुआ। वह अकेला योद्धा है और वह अकेला योद्धा कोई और नहीं बल्कि जाट ही होता है। उसका असली नाम ब्रिगेडियर बलराम होता है। वह भारतीय सेना में ब्रिगेडियर है और जाट समाज से आता है। सेना कहती है, आप चिंता मत कीजिए, वह अकेले रणबीर जैसे 10 लोगों को संभाल सकता है। अब सीन मंत्री और उस विदेशी व्यापारी की तरफ जाता है। रणबीर गुंडों को भेजकर गांव वालों को जबरदस्ती पकड़वाता है और उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। तभी भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर वहां उतरता है और ब्रिगेडियर बलराम की एंट्री होती है। वह रणबीर के आदमियों की धुलाई शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। अब जाट और रणबीर आमने सामने होते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार रणबीर हार जाता है। गांव वाले उसे पकड़कर फांसी पर लटका देते हैं। तभी सीबी अफसर सत्यजीत वहां पहुंचता है।
हालात देखकर वह राष्ट्रपति को फोन करता है और सब कुछ बता देता है। राष्ट्रपति पूछते हैं, रणबीर को अकेले किसने मारा? सत्यजीत जवाब देता है, कोई और नहीं, हमारे ब्रिगेडियर बलराम ने। फिल्म के आखिरी सीन में वही छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। जाट उससे कहता है, मुझे पता है राष्ट्रपति ने तुम्हें भेजा है, अगर फिर कभी खतरा हो तो मुझे याद करना। बच्ची कहती है, जी मैं जरूर बुलाऊंगी। और इसी के साथ ही जबरदस्त एक्शन फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी?